बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जुमे का बाबरकत दिन आप सबको बहुत मुबारक है और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको एक अच्छी खबर देते हैं और ख़बर ये है कि आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के नौजवान स्कॉच स्टार ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। क्या बात है, बिल्कुल आपको डिटेल में बताते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान स्कॉच स्टार नूर जमान ने एक बार फिर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कराची में होने वाली अंडर 23 वर्ल्ड स्कॉच चैंपियनशिप की मेंस कैटेगरी का फाइनल इंतहाई सनसनीखेज रहा, जहां नूर जमान ने मिस्र के खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप का ताज अपने सर सजा लिया। दिलचस्प बात यह है कि नूर जमान इब्तिदा में 2 सेट हार गए थे, मगर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया और लगातार 3 सेट जीतकर फतह हासिल की। उधर वुमेन्स कैटेगरी में मिस्र की खिलाड़ी ने मैदान मारा, जिन्होंने हांगकांग की खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स यानी 3-0 से मात देकर फतह अपने नाम की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जबकि इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत आइंदा चंद माह में एक और इंटरनेशनल स्क्वॉश इवेंट मेज़बानी करेगी। तो ये भी अच्छी खबरें। मौसम के हवाले से भी एक अच्छी खबर ये है कि पंजाब और उसके दीगर इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जो हीट वेव थी, जो खुश्क साली का ख़तरा था, वो अब कम हो चुका है और इस वक्त मौसम बड़ा दिलफरेब हो चुका है। और इससे ये बताया जा रहा था कि जिस तरह हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, हमने अपने शो में इस इशू को हाईलाइट किया कि किस तरह डैम्स खाली हो चुके थे, खुश्क साली का खतरा था और अब उम्मीद है कि एक तो हीट वेव जो है वो भी कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो डैम्स हैं उनमें भी पानी आ जाएगा। चलें नाज़रीन, ये तो एक अच्छी खबर है कि बारिश हो रही है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल क्या है, इन डिटेल आपको समझाते हैं थ्रू ग्राफिक्स। आइए। मुल्क के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में है। सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई की है। और अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां वादी भर में बादलों का बसेरा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 19 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश हो सकती है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां ज़्यादातर अजला में बादल छाए रहेंगे। पेशावर की बात करें तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, एबटाबाद, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 और कम से कम 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गुजरात, साहिवाल समेत दीगर इलाकों में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है। और अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान की जानिब, जहां बेशतर अजला में बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं। कोयटा का दर्जा हरारत
ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कराची की बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 41 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। बात कर लेते हैं कुछ मुल्की सियासत की। तो मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो हौसला अफजा और मुस्बत खबरें सुनने को मिल रही हैं, मगर सियासी इंतशार है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और सियासी इस्तेहकाम की जो ख्वाहिश है वो महज अब तक एक ख्वाहिश ही है। अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ बहरानी कैफियत से दो चार है, ख़ास तौर पर और बानी से मुलाकात के मामले में सीनियर क़यादत आपस में ही दस्तो गिरेबां है, मगर हुकूमत और इत्तेहादी भी आपस में हमें एक दूसरे से इख्तलाफात जो है वो करते नजर आ रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने केनाल्स और सखर हैदराबाद मोटरवे के मामले पर हुकूमत को पार्लियामेंट में लाल झंडी दिखाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमती इक़दामात का हिस्सा नहीं बनेगी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत के पेश करदा किसी बिल की हिमायत नहीं करेगी। ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी आइंदा दिनों में मज़ीद सख्त फैसले करेगी, ताहम हुकूमत रवां कौमी असम्बली सेशन में अहम कानून साजी नहीं कर सकेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबशिर साहब ने। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त आमने सामने है। केनाल्स के बाद अब सखर हैदराबाद मोटरवे पर भी तनाज़ा शुरू हो गया। दोनों इत्तेहादियों के दरमियान एक के बाद एक तनाज़ा। आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, किसने हवा दी इसे? देखिए, जब हुकूमत बन रही थी, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बन रही थी, तो उस वक्त एक 17 पॉइंट एजेंडे पे इत्तेफाक हुआ था और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिल के एक 17 पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे और उसमें इन्होंने कहा था जनाब कि ये 17 पॉइंट्स हैं, इनको हम दोनों मिल के बैठ के इस पे जनाब जब इत्तफाक राय हो जाएगा तो फिर हम जनाब इस पे हतमी फैसला लिया करेंगे। नाउ वो जो 17 पॉइंट एजेंडा था उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें एक पॉइंट ये था कि पंजाब के अंदर एक साल के अंदर अंदर जब यानी कि जब हुकूमत बनी है उसके बाद एक साल के अंदर अंदर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा जनाब कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब शोर आप पब्लिकली मचाना शुरू कर देते हैं तो फिर देखें एक इशू होता है, दैट मीन्स कि बिहाइंड क्लोज डोर्स आप अपने मसाइल जो हैं वो हल नहीं कर पा रहे। तो जब आप अंदर बैठ के या कमरों में बैठ के आपस में जनाब यहाँ पे मसाइल हल नहीं कर पा रहे तो फिर ही आप पब्लिकली आके उन चीज़ों को जनाब डिस्कस करते हैं ना, या उस गिले शिकवे करते हैं। तो अभी तो पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले टीवी पे आके अखबारात में बयानात दे के एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे इश्यूज रेज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो अंदर बैठ के या कमरों में बैठ के वो ये सारे मसाइल हल नहीं कर पाए। सो इसलिए यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। सो इन इश्यूज को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? इन इश्यूज को सॉर्ट आउट इसी तरीके से किया जाएगा कि अभी भी जो है ये अगर ये बैठ जाए, बिलावल भुट्टो बैठ चुके हैं, बिलावल भुट्टो बैठ चुके हैं, बिलावल भुट्टो जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ चुके हैं और कई मरतबा बैठ चुके हैं, उनके लोग बैठ चुके हैं, उनके फर्स्ट ईयर के पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो कई मरतबा बैठ चुके हैं हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई। सो मेरे ख्याल में सेंस शुड प्रिवेल किसी भी एंड से, दोनों एंड में से किसी भी एंड में जनाब सेंस प्रिवेल करना चाहिए
और जनाब ये मिल के बैठ के मसाइल का हल निकाल ले तो नथिंग लाइक इट, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूएबल। ये कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बढ़ते जाएंगे और एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन अगर हम केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी की जानिब से धमकियों का सिलसिला देख रहे हैं, वफाकी बजट में वोट ना देने का फैसला सामने आ रहा है, केनाल्स का मामला कैसे हल होगा और वफाकी हुकूमत इस मंसूबे से दस्तबरदार होगी या पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा? देखिए, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसकी जो है मीटिंग जो बुला ली जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। जितनी जल्दी बुला ले उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग अगर बुलाई जाए और उसमें ये सारी चीज़ें जो नीटी ग्रीटीज़ हैं इनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल इशू है। ये टेक्निकल इशू है और इसको टेक्निकली सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सही। और अगर आप इसको टेक्निकली सॉर्ट आउट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है जनाब के बजट पास नहीं होने देगी पीपल्स पार्टी, मतलब इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। अगर बजट पास नहीं करने देगी पीपल्स पार्टी हुकूमत को तो उसका जो है प्लान बी जो है वो हुकूमत ने तैयार किया हुआ है। मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत जो है वो 16 मेंबरान जो हैं, 16 मेंबर्स ऑफ पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ राब्ते में है और कॉन्टिन्यूसली उनके साथ राब्ते में है। 16 लोगों के साथ, 16 पार्लियामेंटेरियंस के साथ पीटीआई के, हुकूमत उनके साथ राब्ते में है। उनके साथ जनाब दिन रात उनके जनाब यहाँ पे बातचीत चल रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। अब वो उन्होंने अपना बैकअप प्लान जो है हुकूमत ने तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाले मान जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले जनाब किसी न किसी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे और कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हो जाए तो मेरे ख्याल में उसमें टेक्निकल चीज़ें सामने आ जाएंगी और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं होती बिल फर्ज तो फिर उनके पास, हुकूमत के पास यहाँ पे 16 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मौजूद हैं, वो बजट पास करवा लेंगे। बिल्कुल राना साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ ने तवील खामोशी और सियासी पर्दानशीनी के बाद अब सियासत में दोबारा से मुतहर्रिक होने का उन्होंने फैसला किया और ख़बरें आ रही हैं कि अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी भरपूर तरीके से। मुख्तलिफ शहरों में जनाब सियासी गहमा गहमी होगी, पिंडाल सजेंगे। नवाज शरीफ को सियासत में मुतहर्रिक होने की इस वक्त ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये टाइमिंग कितनी अहम है? देखिए, मेरे ख्याल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये जो डिसीजन लिया है उन्होंने कि वो एक मरतबा फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सियासत में आएंगे, इट्स अ सुपर्ब डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है ये, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो है वो वैक्यूम क्रिएट होता जा रहा है, एवरी डे पासिंग बाय एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। वो वैक्यूम क्या है? वो वैक्यूम ये है कि जनाब जिस तरीके से पीटीआई वाले बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना, दे आर वॉशिंग देयर लॉन्ड्री इन पब्लिक, ठीक है। वो पब्लिकली यहाँ पे आपस में पीटीआई वाले लड़ रहे हैं। जब आपस में पीटीआई वाले लड़ रहे हैं तो हुकूमत के लिए तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है कोई काम करने के लिए, ठीक है, कि किसी तरीके से ऑपोजिशन को हैंडल करे। ऑपोजिशन को हैंडल करने की उनको ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही। सही। तो इसलिए पीटीआई वाले खुद लड़ झगड़ के, पब्लिकली लड़ झगड़ के, टीवी पे लड़ झगड़ के, अखबारात में लड़ झगड़ के एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। और वैसे भी आप देख लें, आपको नज़र आ जाएगा, अगर पब्लिकली नहीं भी बयानात दे रहे तो किसी न किसी जगह पे बैठ के वो जनाब किसी न किसी तरीके से आपस में ही एक दूसरे को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो जब ये चीज़ें होंगी, जब ये हालात होंगे पीटीआई के अंदर, सबसे बड़ी जमात है, उनकी फॉलोइंग भी है, उनके पीछे लोग भी खड़े हैं, मेजॉरिटी लोग उनके पीछे खड़े हैं, नो डाउट, उनका वोटर भी है पीटीआई का, सपोर्टर भी है पीटीआई का। लेकिन वो उनके अंदर के जो इख्तलाफात हैं, उनके अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो पार्टी को डैमेज कर रही है, ठीक है, और वो पार्टी डैमेज हो रही है। सो ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इस वैक्यूम में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर स्टेप इन कर रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा डिसीजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है। देखिए ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक भी है, उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जो भी प्रीवियस इलेक्शन से उसमें जो कुछ हुआ उसको एक मिनट के लिए छोड़ दे, साइड पे कर दे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है डिफरेंट है, डायनामिक्स जो है अभी चेंज हो चुके हैं और चेंज हो रहे हैं, एवरी डे पासिंग बाय डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। सो ये डायनामिक्स जो है अब जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फेवर में जा सकते हैं।
और बिग टाइम फेवर में जा सकते हैं, और इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी स्पेस बना सकते हैं दोबारा से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ना एक अपना वोट बैंक है, ठीक है, और वो वोट बैंक जो है वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही है, वो सिर्फ उन्हीं का वोट बैंक है, वो टूटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़े अरसे के लिए वो जब भी इलेक्शंस की अगर लोग बात करते हैं कि प्रीवियस इलेक्शंस में उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन अभी जो है देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, अगर इफ ही स्टेप्स इन सीरियसली एंड इफ ही पुट्स हिज फुट डाउन, तो मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैन स्ट्राइक बैक वंस अगेन विद अ बिग बैंग। ना साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक गैप और एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पीटीआई के लिए, और वो चीज़ डैमेज भी कर रहा है उनके लिए। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं बानी पीटीआई की, तो मुक्तदरा हलकों से वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आज़म सवाती के बाद बैरिस्टर गौहर ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। क्या आइंदा दिनों में इस हवाले से बानी पीटीआई की कोई सुनवाई हो सकती है, और जो पीटीआई में इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं इसका क्या नुकसान होगा पार्टी को? जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना बिटवीन पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट, लेट मी पुट इट दिस वे, आई विल बी वेरी फ्रैंक, वो कम नहीं हो रहा। वो जब भी कम होने की कोशिश करते हैं, जनाब कोई भी कोशिश करे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करे, चाहे पीटीआई कोशिश करे कि जनाब वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो उसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, उसमें कोई ना कोई रोला पड़ जाता है, कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो जब इशू खड़ा हो जाता है तो फिर बैक टू स्क्वायर वन चली जाती है पीटीआई। अब मसला ये है कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, बट एट द वेरी सेम टाइम क्या एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है? देखे ना, इंगेज कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट उनको, लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी बात सुनना चाहती है? क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया है? मेरा नहीं ख्याल। वो ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है, और वो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया कि जनाब जहाँ पे भी कोशिश होती है किसी भी एंड से, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो पीटीआई हो, कि जनाब इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाए, एक दूसरे के अपने ताल्लुकात बेहतर हो जाए, अच्छे हो जाए, वो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पे कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है, और उसको फिर सॉर्ट आउट करने के लिए फिर दोबारा से कोशिशें शुरू हो जाती हैं, और बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन पे चली जाती है सिचुएशन। सो इसलिए आई पर्सनली थिंक कि ये इस तरह हल नहीं होगा मसला, ठीक है। कई मरतबा चांसेस मिले पीटीआई को, कई मरतबा ऑफर्स आई पीटीआई को, और फिर इनके अंदर के जो मसले मसाइल हैं उसमें कोई एक ग्रुप अपनी बात करता है पीटीआई वाला, दूसरा ग्रुप अपनी बात करता है, ऐसा ही तो उसमें बात जो है ना बैक टू स्क्वायर वन पे चली जाती है हमेशा। सो बैक टू स्क्वायर वन में जब सिचुएशन जाती है तो फिर वो ज़ीरो से फिर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है चीज़ों को, और फिर जनाब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है नेगोशिएशंस को, फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट वो काम जो है ना दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं, मैं 1 साल से कह रहा हूं कि पीटीआई वालों को अंदरूनी इख्तलाफात पब्लिकली डिस्कस नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर अंदरूनी इख्तलाफात हैं भी तो उनको किसी बंद कमरे में कर लें, डिस्कस किए। आपस में लड़ना झगड़ना है तो बंद कमरा करके आपस में लड़ झगड़ लें, लेकिन वो नहीं हो रहा। उससे मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो वोटर है, सपोर्टर है पीटीआई का, जो कि एक लार्ज नंबर में है, बड़े नंबर्स में है, वो डिसहार्ट होना शुरू हो गया है मौजूदा लीडरशिप जो है पीटीआई की उससे। बिल्कुल, वर्कर डिसहार्ट फैसले ये बंद कमरों में ही होने चाहिए, इख्तलाफात भी जो है उनका इजहार भी। राणा साहब, बानी के साथ मुलाकात के मामले पर हम देख रहे हैं कि चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में ही लड़ पड़े हैं। तहरीक इंसाफ तो इसे मामूल का इख्तलाफ करार दे रही है। आपको क्या लगता है, ये इख्तलाफात वाकई इतने मामूली हैं और इस पर पीटीआई को कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है? देखें, चले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लोज करता हूँ। ये इक्का दुक्का लोगों को पता होगा ये बात, ठीक है, इक्का दुक्का लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। वो ये है कि देखें, चीफ मिनिस्टर है अली मीन गंडापुर, ठीक है। एज अ चीफ मिनिस्टर चलें वो हर जेल में जा सकता है, किसी भी जाके जेल में विजिट कर सकता है, कुछ भी जहाँ पे जाना चाहे जा सकता है। बट एट द वेरी सेम टाइम जब बानी पीटीआई को मिलने की बात होती है तो उसमें उसको अच्छी एक्सेस थी, उसका
बानी पीटीआई के साथ जो मुलाकातें होती थी, मैं बड़े यहाँ से एक वसूख से बात कर रहा हूँ और कोर्ट्स में बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि जब अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मिलना होता था या मिलता था अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से, तो बाकी लोग जो है जिस तरीके से उनकी मुलाकातें होती हैं या होती आई हैं, उसको प्रेफरेंस दी जाती थी अली अमीन गंडापुर को, और उसको अच्छी इन्वायरमेंट में अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें होती रही हैं। और अली अमीन गंडापुर जो था वो कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ें सेटल हो जाएं। ये जो बात है कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ें सेटल हो जाए, ये अल्लाह जानता है, ठीक है, लेकिन मेरे तक जो बात पहुंची है मैं वो आप तक शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ कि वो चाहता था कि जनाब बानी पीटीआई जो है वो अडियाला से रिहा हो जाए, और इसीलिए उसकी जो मुलाकातें होती थी बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट में होती थी बानी पीटीआई के साथ, और उसकी मुलाकातें अनयूजुअल तरीके से की होती थी वहाँ पे, और वो जनाब लेकिन वो चीज़ें भी डैमेज होना शुरू हो गई। वो हालात जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अली अमीन गंडापुर को मिलती थी बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए, ये मुलाकातों में जो उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती थी, बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती थी जहाँ पे वो खुल के बात कर सकता था बानी पीटीआई से, वो इन्वायरमेंट अब नहीं है उसके पास। उसकी वजह क्या है? वजह आप पूछेंगे, वजह ये ही है कि आपस में जो कोई एक जाता था कुछ और बात करता था, दूसरा जाता था कोई और बात करता था। कोई कहता सी जी अली अमीन गंडापुर जड़ा है वो बहुत बड़ी तोप है, कोई जाता था कहता था जनाब कि अली अमीन गंडापुर दा नक वगदा है, ठीक है। सो मतलब कि आप एक दूसरे को डैमेज करने या लेग पुलिंग कर करके यहाँ पे सिचुएशन आ गई है कि अली अमीन गंडापुर भी अब कहता है जनाब के बानी पीटीआई की रिहाई जो है अब मैं अल्लाह पे ही छोड़ता हूँ। वैसे तो अल्लाह नहीं करनी है, बंदा तो कुछ नहीं कुछ कर सकता है, हर काम अल्लाह ताला ही करता है, बट देन अगेन ही इज़ हार्ट ब्रोकन। अली अमीन गंडापुर इज़ हार्ट ब्रोकन, और मेरे ख्याल में वो उम्मीद छोड़ चुका है। बिल्कुल सही, यानी वो राह हमवार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो ये इख्तलाफात जिसका ये इजहार करते हैं, जो अपने गंदे कपड़े पब्लिक में जाके धोते हैं, उसे होता ये है कि वर्कर डिसहार्ट हो जाता है, और आपने फिर हुकूमत से क्या मुकाबला करना है, किसी और से आपने क्या लड़ना है। अगर आपके अपने दरमियान इतने इख्तलाफात होंगे तो सबसे पहले तो इन पर काबू पाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को यही सबसे बेहतरीन और साइब मशवरा है। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं रोशनियों के शहर कराची की, जहां ट्रैफिक हादसात पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में ट्रैफिक और नए सेफ्टी कवानीन जो है नाफिज होने के बावजूद मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। 2 रोज़ कबल भी मुबैना तौर पर रेस लगाते हुए एक डैम्पर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार ज़ख्मी हो गया, जिसके बाद मुश्तिल अफराद ने पावर हाउस चुरंगी और 4 के चुरंगी के करीब 5 डैम्पर्स और 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। इस वाक़े के यानी शाहिद ने यह बताया कि रेस लगाने वाले डंपर ड्राइवर को लोगों ने रोकने की कोशिश की, मारा। ड्राइवर ने फरार की कोशिश में डंपर मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दिया, जिससे 2 मोटरसाइकिलें तबाह हो गई, मगर खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ डंपर्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ सामने आया कि उनकी 11 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। उन्होंने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी अपील की है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने। सादिया साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हालिया हादसे की हम बात करेंगे जिसमें डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ, और जवाब में मुश्तिल अवाम ने डंपर्स और टैंकर्स को आग लगा दी। ये बताइएगा कि अब तक की तहकीकात में क्या हकाइक सामने आए हैं, कितनी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। इस वक्त तक 19 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है। अच्छा जी, जो पुलिस की रिपोर्ट है वो ये है कि पहले टैंकर वाले से मोटरसाइकिल वाले की लड़ाई हुई है, और उसमें उसने टैंकर ड्राइवर के साथ डंपर ड्राइवर के साथ बदतमीजी की, तल्ख कलामी की, उस पे लड़ाई बढ़ी है।
उसके बाद उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश की है और वो जो गाड़ी थी जिसके डंपर जो था जिससे लड़ाई हो रही थी, वो गाड़ी जाकर पुलिस ने पकड़ी है मंगो पीर के करीब। बाकी उसके पीछे आने वाले 4 डंपर्स और 5 टैंकर्स को नजरे आतिश किया गया। देखिए ये मैं पहले दिन से हर टीवी शो पे हर जगह ये बात करती हूँ कि इसको पॉलिटिकल लसानी इशू ना बनाया जाए। ये जो है ये एक इंतजामी मामला है जिसपे सिंध गवर्नमेंट काम भी कर रही है। अब अगर अच्छा सादिया साहिबा, जरा ये अपने- बताइए कि सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई लसानी मामला था जिस पर डंपर ड्राइवर और मोटरसाइकिल के सवार के दरमियान कोई तल्ख कलामी हो गई और उसके बाद मामला लड़ाई झगड़े का हुआ? ये तो नहीं मैं कह सकती कि उन के दरमियान लसानी था, लेकिन इसको लसानी रंग देने की इस शहर में पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए हम बार बार उनको कह रहे हैं कि ये ना लसानी प्रॉब्लम है कि मतलब ट्रक ड्राइवर्स यूजुअली डंपर ड्राइवर्स पठान होते हैं और शहर की आबादी किसी दूसरे तबके से ताल्लुक रखती है, तो ये इसको रंग देने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। दूसरा, इसको पॉलिटिकल ना बनाया जाए। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो सादिया साहिबा, बना रही है, कता कलामी की माजरत, अब आप देखें कराची के अंदर बसें भी चलती हैं, बड़ी बसें, सुबह से रात तक वो बसें भी चलती हैं, लेकिन हमेशा डंपर्स, कंटेनर्स और ये वाटर टैंकर्स वालों के साथ ही मसला क्यों होता है? इसमें कौन सियासत को हवा दे रहा है? तो बस ड्राइवर भी तो वो हो सकते हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। देखिए बिल्कुल बसें भी चलती हैं, डंपर्स भी चलते हैं, बड़ा शहर है, पोर्ट सिटी है, पाकिस्तान की मईशत की शहरग है कराची शहर। जो अगर कहें कि इंतज़ामी तौर पर सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है। आपको मैं नंबर्स भी अभी मेरे पास इस वक्त नहीं, लेकिन नंबर्स दिए मैं दे सकूंगी कि जो आमतौर पे जनरली लोगों को चलिए सादिया शिकायत साहिबा, होती नंबर थी कि आप बाद में दे दीजिएगा। हमें ज़रा ये बता दें कि क्या आप इंतजामात कर रहे हैं, ज़रा उससे मुतालिक हमारी ऑडियंस को आगाह करते हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रही थी कि देखें आमतौर पर शहरियों को, हम सबको ये शिकायत होती है कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स, ये जो डंपर ड्राइवर्स हैं, ये नशे में हैं। कराची में इनकी डोप टेस्टिंग शुरू करा दी गई है कि अगर कोई नशे की हालत में है तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जो गाड़ियाँ बोसीदा हालत में हैं, जो हमें लगता है कि रोड पे चलने के काबिल नहीं है, उसमें 138 गाड़ियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो है अपनी कस्टडी में ली हैं। लोगों का चालान हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस को सादिया साहिबा, अभी कुछ देर पहले आप फरमा रही थी कि इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है ये एग्जीक्यूशनल प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं कि कराची में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नए हिफाजती कवानीन तो आ गए हैं, मगर उनमें अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। आपके ख्याल में इन कवानीन के निफाज के लिए बेहतर जो बड़ी कार्रवाई है वो क्या होगी, और रुकावट कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? सिस्टम में है, एग्जीक्यूशन में है, कवानीन में, कहाँ पर है प्रॉब्लम? देखिए जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा शहर है। अगर हम ये कहें कि एक दिन में एग्जीक्यूशन कर दी जाएगी, वो बहुत मुश्किल है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। 138 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिसमें टैंकर, डंपर और ये बड़ी गाड़ियां 18 व्हीलर्स जब्त किए हैं गवर्नमेंट ने। उसके बाद इनके ड्राइवर्स की ड्रग टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अब हम जो ये ट्रक एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन है, इनसे भी बात कर रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी और गाड़ी चेक होके रोड पे आएगी और अगर वो फिटनेस नहीं होगी तो गाड़ी गवर्नमेंट जो है वो सील कर देगी। इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों को भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। लोगों को सादिया साहिबा बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, लेकिन कल हमने जो डंपर्स मालिकान है, जो एसोसिएशन है, उनका रवैया भी देखा, सब लोगों ने ही देखा। आपके साथ वो ताउन कर रहे हैं? जब ये जो हालिया हादसा पेश आया, लड़का जो जख्मी हुआ बाइक पे, बताया जा रहा है कि जो डंपर ड्राइवर था वो 17-18 साल का लड़का था, कम उम्र ड्राइवर था वो।
जी, इसीलिए हमने कहा है कि आप अपने ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक करें। अगर कोई बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा तो वो गिरफ्तार होगा। सिंध असेंबली से इस पे लॉ मेकिंग कि जी ये बेलेबल ऑफेंस है कि आपने किसी को मार दिया, टक्कर मार दी, वो जख्मी हो गया या इंतकाल कर गया और दूसरे दिन आपकी कोर्ट से जमानत हो गई, इसको बेलेबल से नॉन बेलेबल। और दूसरी बात ये कि आपके टेलीविजन के तवज्जो से मैं बिल्कुल मोटरसाइकिल सवारों से भी ये बात करूंगी कि उनको भी चाहिए कि वो हेलमेट पहने, साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें, जो कि आम तौर पर हमारे मोटरसाइकिल सवार नहीं करते और जिसकी वजह से ये हादसा पेश आते हैं। उनको भी गवर्नमेंट को इस मामले पर सपोर्ट करनी चाहिए। अपनी जान, अपनी माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें भी थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। और बाकी जो अगर कोई ये कह रहा है कि जी गवर्नमेंट कोशिश नहीं करी, बिल्कुल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। नए लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। 15 दिन में चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस मामले पर हर 15 दिन के बाद रिपोर्ट लेंगे। बिल्कुल ठीक है सादिया साहबा, आपकी अपील भी आ गई कि शहरी जो है वो खुद भी एहतियात करें और बिल्कुल साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें। हादसात में कुछ हद तक कमी आ सकती है, हेलमेट पहन लें, लेकिन जब बड़ी गाड़ी हिट करती है तो फिर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस भी ज़्यादा उन लोगों पर होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो ड्राइवर हैं कम उम्र ना हो, लाइसेंस बने हो उनके और गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो। और इसके साथ साथ जो भी इस केस से रिलेटेड मुस्तनद और दुरुस्त खबरें हमारे पास आएंगी, आपके साथ वो मालूमात शेयर करेंगे। अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में वसाइल की कमी है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, मगर लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। यहाँ की हर गली, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा नौजवान ज़रूर आपको मिलेगा जिसकी मेहनत और लगन दुनिया को हैरान कर देगी। बस ज़रूरत है इसे पहचानने की और मौका देने की। हमारी आज के अगले मेहमान भी एक ऐसे ही टैलेंटेड टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अपने जज्बे और मेहनत से वो कर दिखाया जो दुनिया में सिर्फ चंद लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 59 टेनिस सर्विसेज का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले ये एजाज़ अमरीकी खिलाड़ी ने 2019 में हासिल किया था जब उसने 1 मिनट में 42 सर्विसेज कराई थी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं 35+, 40+ और 45+ डबल कैटेगरीज में मुताबिक कौमी टाइटल जीतने और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले टेनिस प्लेयर तलहा वहीद साहब से। तलहा साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आलमी एजाज़ बनाने पर हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सुना है जिन अमरीकी खिलाड़ी का आपने रिकॉर्ड तोड़ा, जॉन पेरी का, उन्होंने भी आपको मुबारकबाद दी है। ये बताइए, ये आइडिया किस तरह से आया कि 57 सर्विसेज आप करेंगे, 59 सर्विसेज आप करेंगे और इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी दिस शो। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया। इस तरह से है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली टेनिस से मुंसलिक हैं और मैं और मेरे तीनों बेटे माशाल्लाह से नेशनल टाइटल होल्डर हैं अपनी अपनी कैटेगरीज़ में, और टेनिस में मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहता हूँ। उसी सिलसिले में वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड को मैंने एक दिन स्क्रॉल किया तो उसके ऊपर मैंने ये देखा कि मैक्सिमम टेनिस सर्व का रिकॉर्ड है 42 इन अ मिनट। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको हम ब्रेक करने के लिए जाएंगे और फिर उसमें एक पूरी टीम की तरह हमने काम किया। मेरे कोच महबूब वहीद साहब ने और मेरे जो भतीजे हैं मोहित मकबूल, उन्होंने टेक्निकल सारी इसको चीज़ों को देखा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल तौर पर करना फिर काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस इन्वॉल्व होती है, काफ़ी सारी चीज़ें और एक एक चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि 42 थी। 42 भी बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था, मगर यह कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और 59 पर हमने क्लोज़ किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, कोलैबोरेशन की तो ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ किसी भी कामयाबी के पीछे बहुत सारी मेहनत और लगन और कंसिस्टेंसी मौजूद होती है। आपसे जानना चाहूँगी, इस रैकेट के लिए आपने कितनी देर तक तैयारी की, प्रैक्टिस की, कितना वक्त आप प्रैक्टिस में गुजारा करते थे? जी, जब ये हमने डिसाइड किया ना, तो जिस तरह मैंने फरमाया कि जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि मेरे जो कोच थे महबूब साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। 3 महीने हमने इसके ऊपर बड़ा फिर हार्ड वर्क किया और 3 महीने, क्योंकि टेनिस से पहले हमारा एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था टेनिस की तरफ, मगर ये 3 महीने हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया, उस पर पूरे एंगल्स को देखा, क्योंकि ये रिपीटेडली सर्व करने के लिए अगर आपने 59 सर्व करनी है, 60 करनी है या 42 को प्लस करना है, तो उसके लिए यू नीड 1000 सर्व की जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो उसमें फिर आपको इंजरीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और किस एंगल से करना है, तो 3 महीने की हमने इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की।
तला साहब ये यकीनन बड़ी अचीवमेंट है। ये तो मतलब आप समझ लें कि 1 सेकंड में आपने एक सर्विस की है तकरीबन, और 1 सेकंड तो पलक झपकने में इंसान को गुजर जाता है। पाकिस्तान में टेनिस की सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं, तो आप तो मोस्ट रेलिवेंट शख्स हैं इसके लिए। हम देखते हैं आलमी सतह पर टेनिस को बड़ा पसंद किया जाता है, बड़ी इसकी पसीदाई है। इस खेल को पाकिस्तान में क्या वजह है कि जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? जी देखें, पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर क्रिकेट की बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि क्रिकेट वालों ने दे हैव अर्न देयर रिस्पेक्ट। पाकिस्तान वो क्रिकेट जो उनसे दुनिया की टॉप 5 टीम में 10 टीम होती है हमारी, जिस दिन हम टेनिस में भी टॉप 5 टॉप 10 अभी कुछ इस तरह के हालात नहीं है तला साहब। एक सामूल हक साहब अभी तो वो लर्न कर रहे हैं सर, बिल्कुल है अभी नहीं देखिए, क्रिकेट ने वहाँ से वापस आए, ठीक है, वो क्रिटिसिज्म होना वो भी आवाम का, आप लोगों का, मीडिया का हक है, मगर बात यह है कि हार जीत भी चलती रहती है। वो दैट इज़ अनदर डिबेट है, वो उस पर एक अलग दिन बात की जा सकती है जी। मगर ये कि टेनिस में बड़ा अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में। इसामुल हक जो खुद भी एक मेगा स्टार हैं, US ओपन का फाइनल खेले हुए मुतअद्दिद दफ़ा, और बहुत सारा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने टेक ओवर किया पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को एज ए प्रेसिडेंट, और तब से मजीद बेहतरी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा इस एक्टिविटी हो रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि टेनिस में हमारा अच्छा नाम होगा, मजीद नाम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइए, आपका बेटा अबू बकर भी टेनिस प्लेयर है और ITF जूनियर्स के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है, क्या इसे भी किसी आलमी रैकेट के लिए तैयार कर रहे हैं? प्लान है कुछ ऐसा? जी बेसिकली तो हमारा फोकस जो मेरा ख़ास तौर पर जो टेनिस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होने का पर्पज़ यही है कि अबू बकर पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और उसको हम एक ग्रैंड स्लैम प्लेयर बनाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, जिसमें कि ओलंपिक गोल्ड मेडल भी हमारी सरफहरिस्त उसमें टारगेट में शामिल है। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला जहाँ तक हमें पहुँचा दें। और उसको ये जो इस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको हम जो प्रो प्लेयर्स पर ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इंजरीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मगर कोई ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पर इंजरीज़ के चांसेस लेस होंगे, तो वाई नॉट हम बच्चों से भी उसको अटैम्प्ट करवा सकते हैं, और ये डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है। जिस तरह भी आपने जॉन पेरी साहब का जिक्र किया, उन्होंने मुझे कल मैसेज किया। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू जॉन पेरी एज वेल फॉर हिज काइंड जेस्चर, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। जॉन, मैं आपके प्रोग्राम की वजह से उनको भी करता चलूँ, और उनका शुक्रिया। इस तरह से फिर आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप होता है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया तला साहब, आपने यकीनन रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और इसी तरह से आप और आपके जो साहबजादे हैं वो भी टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स करते रहें, नए नए रिकॉर्ड बनाते रहें और एहसासात पाकिस्तान के लिए लेकर आते रहें। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि आज के तेज़ रफ्तार दौर में, डिजिटल दौर में, जहां उंगलियों की हरकत सिर्फ कीबोर्ड और टच स्क्रीन तक महदूद हो चुकी है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हाथ से लिखने का अपना एक अलग ही फ़न है, एक अलग ही खूबसूरती है। ऐसी एक बासलाहियत लड़की नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाली प्राकृति मला हैं, जिन्होंने दुनिया को अपनी हैंड राइटिंग के हुस्न से हैरान कर दिया। उनकी खूबसूरत दिल मोह लेने वाली तहरीर को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग का एजाज़ हासिल हुआ है। क्या बात है। और आपको बताते हैं, प्राकृति ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी मेहनत और फन से दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। 8वीं जमात का एक असाइनमेंट वायरल हुआ और यूं वो आलमी शोहरत की जानें बढ़ती चली गईं, यहाँ तक कि मुत्तहिदा अरब अमारात के स्पिरिट ऑफ द यूनियन 51 में अपने हाथ से लिखी गई एक मुबारकबाद ने हर दिल जीत लिया, और नेपाली मुसल्लह अफवाज ने भी इस फन की दाद दी। ये ख़ास चैलेंज जिसने हमें फिर से याद दिलाया का हुस्न सिर्फ उनके मानी में नहीं होता, बल्कि उनकी सूरत में भी होता है, और शायद यही वजह है कि इसलिए भी हम देखते थे कि बचपन में हमें भी तख्तियों पे मश्क करवाई जाती थी, लिखवाया जाता था बार-बार प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारी भी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो। और ये मैं देख रहा हूँ कि जो प्राकृति की राइटिंग है, यूँ लगता है कि बड़ा खूबसूरत बोल्ड इटैलिक करके इनको ना वर्ड्स को लिखा गया है, और ये कोई कंप्यूटर की राइटिंग लगती है, इंसानी हाथ की तो कम ही लगती है ना। जब बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कंप्यूटराइज चीज़ है, मतलब आप लिखते हो कंप्यूटर पे, असाइनमेंट्स बना रहे हो, वहीं पे एग्जाम्स दे रहे हो, तो हम लिखावट को ना कलम से पकड़ के जो लिखना है उसको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो प्राकृति ने इसको जगा दिया है, हाँ इसको जगा दिया, और वापस हमें बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। खुद से हाथ से कोई खूबसूरत हैंड राइटिंग में कोई चीज़ तहरीर करना, लिखना कितना ज़रूरी है। उन लोगों का भी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने अप्रिशिएट किया और इस फन को जो है उन्होंने बाकायदा दाद दी, और उन्होंने बताया कि आज भी ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये थी एक खबर, और इसके साथ ही अब वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आज से पाकिस्तान सुपर लीग का मेला
सजने को तैयार है। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दुनिया के नामवर प्लेयर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। टीमों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और क्रिकेट के सितारे पूरे आबोताब के साथ चमकने को तैयार हैं और सुपर लीग को अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगाएंगे। PSL 10 में मजमूई तौर पर 6 टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आपस में टकराएंगी। 4 ग्राउंड्स हैं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान। मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। एलिमिनेटर और फाइनल समेत 13 मैचेस लाहौर के एक इजाफी स्टेडियम में होंगे। पिंडी स्टेडियम क्वालिफायर समेत 11 मैचेस की मेज़बानी करने जा रहा है। मुल्तान और कराची में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। शाम 7 बजे शुरू होने वाली तकरीब में सूफी आर्टिस्ट आबदा परवीन अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी। सीज़न 10 के ऑफिशियल एंथम के गुलूकार अली ज़फ़र, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्मेंस में शरीक होंगे और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तकरीब के बाद 8:30 बजे दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। PSL 10 में शायकीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं, जिनमें पहली मरतबा हर मैच में मुकम्मल उर्दू कमेंट्री, मैचों के दौरान रिफिल टिकट के जरिए इनामात और नई जिद्दत के साथ प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का मुतारिफ कराया जाना भी शामिल है। इसी तमाम सूरत हाल पे डिस्कशन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार अहमद नजीब सती साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इरफान ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, और आप दोनों को खुशामदीद। सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूंगी 1 बाय 1 करके बताइएगा कि PSL का जो ये 10वां एडिशन है गुज़िश्ता एडिशन से कितना मुख्तलिफ है, क्या अलग है और क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, जो ये PSL का 10वां एडिशन है, इसमें कुछ लिहाज से बहुत अच्छा है और कुछ लिहाज से मायूस कुन है अब तक। अच्छा, आप इसलिए कहेंगे कुछ अपग्रेड हुए टेक्नोलॉजी की हिसाब से, जैसे 2 कमेंट्रीज बैक वक्त होंगी, यानी आपके पास उर्दू फीड भी होगी, एक वर्ल्ड फीड जिसमें इंग्लिश कमेंट्री होगी, वो आपके पास मौजूद होगी। कमेंट्री पैनल बड़ा है, खैर उसमें भी जो कुछ मंजूर नजर नाम हमें नजर आए, इस तरह के अरेंजमेंट अच्छे हैं। कुछ नए प्लेयर्स आए हैं जिनमें थोड़ी सैलरी कैप एक्स्ट्रा करके कुछ प्लेयर्स को लिया गया, जैसे केन विलियमसन या डेविड वार्नर की तरह से है। अब मायूस तो इस तरह से है कि मैंने कभी ऐसे बहुत कम देखा है कि लाहौर से अगर आप इस्लामाबाद की तरफ सफर करें, एक आपको बिल्ड बोर्ड एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी। PSL की पहले हुआ करती थी, आपकी जो प्रेजेंस होती है, फील्ड होता है किसी शहर में, आपका कोई मेगा टूर्नामेंट हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट एक तरफ उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन एक तरफ से जो आपके लोगों की अरेंजमेंट है, आपको पता चले आपके शहरों में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, उसके वाले से बिल्कुल ठीक है। अहमद, आपने इजहार कर दिया कि आपके क्या तासुरात हैं। इरफान, इसी पर आपका कमेंट जानना चाहेंगे। अहमद तो जो तैयारियों से थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे बड़ा ब्रांड है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको लार्जर देन लाइफ बनाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जिसका इजहार आपने देखा होगा, तरीन साहब ने भी अपने 1-2 इंटरव्यूज में किया है, और उसके बाद जो बोर्ड है वो PCB बड़ा नाराज भी हुआ कि ये स्टेटमेंट उनकी किस तरह आई। देखिए, हमारे कंट्री के अंदर जो दूसरे जितने भी फेस्टिवल थे, जैसे बसंत का फेस्टिवल की बात कर लें या कोई भी एंटरटेनमेंट, वो नहीं रही। अब सिर्फ एक क्रिकेट ही है जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, और जो PSL है वही है जो आपको पूरी नेशन को कहीं ना कहीं, वो आप जिसे कहना चाहिए, एंटरटेनमेंट के साथ क्रिकेट भी है, फन भी है, बैठे भी होते हैं। अच्छा ज़हीर, मुझे जरा स्पेसिफिकली बताइएगा, PSL 10 में कौन सी टीम सबसे ज्यादा आपको फिलहाल मुतवाज़न नजर आ रही है? देखिए, बैलेंस के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से या नाम देखेंगे तो आपको सारे ही बेहतर नजर आते हैं, बट कोयटा का मुझे लगता है कि कोयटा का बड़ा अच्छा है। कोयटा के साथ अगर देखें तो एक यूनिक चीज या डिफरेंट नजर आ रही है कि डेविड वार्नर को कप्तानी दी गई है, बाकी 5 कप्तान जो है वो लोकल है, और डेविड वार्नर जो है वो इस दफा पहली दफा PSL का पार्ट है और वो कप्तानी करेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, जो दलेर क्रिकेट खेलते हैं, जो टीम अप्रोच से बाहर आ गए, बिल्कुल वो टीम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अहमद, आप बताइएगा, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। जिस तरह इरफान ने बताया कि डेविड वार्नर की वजह से उन्हें कोयटा जो है वो बड़ी अच्छी टीम लग रही है, आपको कौन सी टीम जो है वो लगती है कि जो विनर हो सकती है और क्यों? देखिए, इस बार टीमें सारी ही बैलेंस्ड है, ऐसी कोई टीम इस बार नहीं दिख रही कि आप कहें कि यार ये वाली टीम को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
एडवांटेज है उनके सही। प्लेयर्स की वजह से। और दूसरी जो कोई टीम है, ऑन पेपर बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है, टीमें सारी ठीक है। होता ये है कि ऑन पेपर एक टीमें नजर आती हैं हमें, लेकिन असल तब पता चलता है जब टीमें खेलना स्टार्ट करते हैं किस टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है या कंडीशंस को कौन सी टीम ज्यादा यूटिलाइज कर रही है। फिर ये भी बड़ा फर्क आता है कि आप रावलपिंडी में स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ की पिचेस बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, फिर कराची में थोड़ी सी हल्की स्लोर साइड पे चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोयटा की टीम बहुत अच्छी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अच्छी है, मुल्तान सुल्तान की टीम अच्छी लगे ना लगे लेकिन वो अपनी प्लानिंग से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे क्लियर फेवरेट तो कोई नहीं दिख रहा ओवरऑल, लेकिन ये है कि टीमें सारी मुझे तगड़ी लग रही है। लेकिन सही पता तब चलेगा कि जब ये जो टूर्नामेंट है आगे की तरफ बढ़ेगा, कम से कम कोई टीमों पे 2-2, 3-3 मैच हो जाएंगे तो इनकी जो असल स्टैंडिंग है वो नजर आएगी। बिल्कुल सही है। इरफान साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के इंजर्ड होने की इत्तलात हैं, इस हवाले से क्या खबरें हैं कि उनकी जो इंजरी है क्या वो ठीक हो जाएंगे, शरीक होंगे, या कितनी संजीदा है? देखिए, अभी तो ये जिस तरह कल कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसमें भी थे, उन्होंने ऐसे तो जिक्र नहीं किया और ये कहा जा रहा है कि मामूली से शायद निकल है, लेकिन मेरा ख्याल है वो खेल लेंगे। अभी किसी तरह की प्रेस रिलीज प्रॉपरली आई नहीं है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। अच्छा। और बाबर आजम की आपने बात की तो अभी तक जिस तरह वो 9 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर और 3 पीएसएल के अंदर कप्तानी कर चुके हैं, बट कोई कप्तानी के अंदर कोई टाइटल जीत नहीं पाए। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर उनके कैरियर के लिहाज से होगा कि अगर कभी वो फ्यूचर में अब समझते हैं कि मैंने कप्तानी करनी है और मैंने कुछ डिफरेंट करना है तो उनको इस दफा प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो इस दफा भी कप्तानी में ना जीत पाए तो पेशावर ज़ल्मी भी नया कप्तान सोच रहा होगा अगली दफा। और इसी तरह जो आपने पहले बात कर रहे थे कि इस दफा डिफरेंट क्या है, मुझे लगता है कि जिस तरह मैचेस की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, मुल्तान के अंदर बड़े कम मैचेस दिए गए। कराची को तो चलो जस्टिफाइड है कि 5 मैचेस दिए गए, लोग नहीं आते, बट जो मुल्तान के अंदर आप देखें कि पूरा आपका सदर्न पंजाब लगता है और वो सारे के सारे लोग आते हैं मैच देखने। कभी मुल्तान में आपने देखा नहीं कि आपकी स्टेडियम हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैसलाबाद को भी कुछ मैचेस देने चाहिए थे। और आपने पेशावर के अंदर भी, बाबरिया स्टेडियम के अंदर भी एक नुमाइशी मैच करवाना था, पीसीबी वो भी नहीं करवा पाया। सलमान नसीर साहब ने कहा कि कुछ अरेंजमेंट के अंदर चीजें रह गई, ग्राउंड के अंदर कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से हमारी टीम उसको मॉनिटर कर रही थी, नहीं कर पाए। तो ये पीसीबी के अरेंजमेंट के लिहाज से जो हम बात कर रहे थे पहले भी डिस्कशन के अंदर, कहीं ना कहीं वो लगता है कि कहीं ना कोई चीज लैक करती है। और जिस तरह जितने भी फ्रेंचाइज ओनर है सबका ये मानना ये है कि जैसे नेक्स्ट पीएसएल के अंदर 2 टीमें और ऐड होंगी, इनका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा। देखिए, इस सब को एज ए स्टेक होल्डर मिलकर बैठना पड़ेगा। आपकी जो विंडो है, अभी आपकी विंडो यही मिली जिसमें आप आईपीएल के साथ क्लैश कर रहे हैं और सबका यही कहना था कि वो प्लेयर जो नहीं पिक हो पाए आईपीएल के अंदर वो आए हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल मॉडल को इम्प्रूव करके प्लेयर के लिए इंसेंटिव ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि जो हम एक बात करते हैं कि जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, देखिए कि कोई ब्रांड जो कहते हैं ना कि बड़ा ब्रांड है जी, बड़ी बड़ी जबरदस्त लीग है, वो क्रिकेट के स्टैंडर्ड पे होती है, ना वो किसी ग्राउंड के ऊपर होती है, ना किसी और चीज के ऊपर मैटर कर रही होती है। तो वो आपने जो शुरू में लास्ट 6-7 सीजन में पहले आप बात करते थे कि दुनिया की फास्ट बॉलिंग सबसे बेस्ट पीएसएल के अंदर होती है, उसके अंदर भी हमें डिप नजर आया कि कहीं ना कहीं वो भी चीज हमें नजर नहीं आ रही। और इवन दो के जो रही सही कसर थी कि हमारे अपने जो परफॉर्मर थे, जो पाकिस्तानी प्लेयर थे, कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी हो तो तमाम जो कप्तान थे उनके चेहरे देखने वाले थे जी। कि कोई उनके चेहरे ऐसे मायूस थे। जब 2-3 जो थे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उन्होंने क्वेश्चन भी किया हमसे कि आपकी शक्लें बड़ी उतरी हुई हैं, आपके चेहरों पे तो असरात नजर आ रहे हैं, कोई सलाम नहीं कर रहे, तो बड़ा एविडेंट था। और जो पीएसएल के जहां फाइट की बात करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ इसका एक नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत ज्यादा हुआ जो पीसीबी कैटर नहीं कर पाया, कि ये जो 5-6 चेहरे हमें कल नजर आ रहे थे, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे भी कप्तानी की दौड़ में आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़हीर, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। आपने बातें बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हमें अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अहमद, मुझे ये बताइए, इस बार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक्शन में होंगे, सीखने सिखाने का अमल तो जारी रहता है, तो आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी से हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं कुछ सीख सकेंगे, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे? सीखेंगे तो सही,
मतलब जाहिर है कुछ चीजें आप लर्न करते हैं अपने सीनियर से, या इंटरनेशनल प्लेयर अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको थोड़ी हेल्प आउट करती है, लेकिन ये आपकी क्रिकेट में कोई 360 का चेंज नहीं ला सकते। चेंज आपकी क्रिकेट एक देखिए, चेंज आता है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें आप पूरा साल आप काम करते हैं। सो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन पे ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, वो खेलेगा नहीं, तो प्लेयर इंप्रूव वहीं से ही होता है जाके ज्यादातर। और प्रॉपर यानी कि जब 365 दिन साल की अपनी एक प्रैक्टिस अपनाता है, उनको आगे चीजों को लेके चल तभी इंप्रूवमेंट होती है। हाँ, शॉर्ट टर्म चीजें सीखने के लिए वो ठीक है, जाहिर है कुछ ना कुछ प्लेयर सीखता है बड़े खिलाड़ियों से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके, तो वो तो लर्निंग इंसान की डे बाय डे जो है वो तो चलती ही रहती है। बिल्कुल ठीक है। मगर इरफान ने ये बताइएगा, एक तो आज के मैच के हवाले से बता दें, इफ्तिताई मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, किसको फेवरेट देख रहे हैं, और साथ ही ज़रा ये भी बता दें कि ये जो कुछ नई चीज़ें मुतारिफ करवाई गई हैं इस सीज़न में, खासतौर पर उर्दू कमेंट्री और दीगर, इससे शायकीन की दिलचस्पी कितनी बढ़ेगी इस गर्म मौसम के अंदर? देखिए, जो पहली बात हमने पूछी दोनों की टीम का, ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने होम एडवांटेज जरूर होगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉस बड़ा वाइटल होगा। पिंडी में हमने टेंडेंसी यही देखी है, जो टीम टॉस जीतती है वो चेस करती है, प्योर बैटिंग ट्रैक होता तो चेस करने वाली टीम हमेशा हमने देखा कि वो ज्यादा सक्सेसफुल रही है, और मुझे यही लगेगा जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि चेस करे। और उनकी जो क्रिकेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो सबसे बेहतर इसीलिए है कि वो जिसे कहते हैं ऑल अटैक की तरफ जाते हैं, वो टीमोड अप्रोच नहीं रखते। आप जितना मर्जी शादाब पे क्रिटिसाइज करें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन कप्तानी उनकी मुझे लगता है कि जितने भी कप्तान हैं इनसे बेहतर है। और बाकी अगर हम बात करें कि ओबियसली इसके अंदर क्या चीजें हम जो आपने पूछा कि क्या जिद्दत लाई गई है, इसके अंदर हम देखें तो ओबियसली एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उर्दू फीड के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक ऐसे लोग हैं, एक क्वांटिटी है कि जो शायद उर्दू कमेंट्री को सुनना चाहते हैं, तो अच्छा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है लाइव फीड के अंदर। और उसके अलावा जो आपके अंदर हमें सुनने में भी आ रहा है कि जिस तरह की कुछ प्लेयर ट्रैकिंग को भी लाया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये अच्छे साइन है, अच्छी चीजें हैं कि आप चले कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। बिल्कुल इरफान, ये अच्छी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं कुछ इंतजामात रह भी गए हैं। उम्मीद है कि वो जब अगले साल PSL का 11वां सीजन हो रहा होगा तो वो जो है चीज़ें वो भी मुकम्मल जाएंगी और मज़ीद जिद्दत पाई जाएगी, ताकि कोशिश यही है कि शायकीन की ज़्यादा से ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो हासिल की जाए, उनकी तवज्जो हासिल की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राउंड्स का रुख करें, और फिर जो मैचेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो। तो आज तो जनाब रावलपिंडी स्टेडियम में हमें बड़ा इंतजार रहेगा, रंगो नूर की बरसात होगी, इफ्तिताई तकरीब होगी और उसके बाद टाकरा होगा। तो जनाब आप भी ये मैच ज़रूर देखिए। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नशा कोई अचानक आने वाली तबाही नहीं, बल्कि ये वो खामोश तूफ़ान है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़ात, जहन, जिस्म, रिश्ते, ख्वाब और ज़िंदगी सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। चंद लम्हों का सुकून, वक्ती खुशी या फरार का झूठा रास्ता, यही वो जाल है जिस पे हज़ारों नौजवान रोज़ाना उलझ रहे हैं। आज नशा सिर्फ सड़क किनारे बैठे किसी बेहाल शख्स की कहानी नहीं रहा, ये अब यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स, महंगे कैफ़े, पार्टीज़, हत्ता के ऑनलाइन चैट बॉक्सेस तक पहुंच चुका है। स्मार्ट ड्रग्स और इजी एक्सेस जैसे अल्फाज के पीछे छिपी तबाही से बहुत से नौजवान बेखबर हैं। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 30 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और हर साल इसमें 20% का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक नशे में मुब्तला अफराद की तादाद 1.5 करोड़ के करीब बताई जाती है, जिसमें 30 लाख के करीब तलबा शामिल हैं। आज से हम एक हफ्तावार सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम मनशियात के मसले, उसके असरात और उसके तदारुक को मुख्तलिफ पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नशा दरअसल होता क्या है, और मुनशियात या ड्रग्स की मारूफ अक़साम इस वक्त कौन कौन सी हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, नशे के क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 तो उस चीज़ से कोई सुरूर आए। नंबर 2 फिर आप उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाएं। नंबर 3 आपको टॉलरेंस डेवलप हो, आपको वो चीज़ ज़्यादा मिकदार में चाहिए उसी सुरूर के लिए। और नंबर 4 फिर वो चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी का अहाता कर ले कि सिर्फ वही चीज़, वही नशावर चीज़ आपकी ज़िंदगी का महवर हो, बाकी चीज़ें पीछे रह जाएं। तो ये है किसी चीज़ के नशे का क्राइटेरिया।
फिर आपने एग्ज़ाम पूछी, तो मेन 2 तरह के एग्ज़ाम हैं। एक होते हैं स्टिमुलेंट, जिस तरह आइस है, कोकेन है, जो आपके जहन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं। फिर एक होते हैं डिप्रेसेंट्स, जिस तरह हीरोइन है, शराब है, बेंजोडाइजेपिन्स की गोलियां हैं, जो दिमाग को बिल्कुल सुला देते हैं। और अब कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी की उसका एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन है। तो अभी ये नई चीज़ें भी आ गई हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में नशे की बढ़ती हुई शरह के पीछे वजूहात क्या हैं, क्या रीजंस हैं, और नशे की आदत जो है एक आम शख्स की ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करती है, क्या इम्पैक्ट आता है उसकी लाइफस्टाइल पर? देखिए, मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में तो 4 या 5 मेन वजूहात हैं। सबसे पहली है पीयर प्रेशर। एक बच्चा जो बड़ी स्कूल चेन में पढ़ता है, वो कहता है जी मेरे सारे दोस्त वेप यूज़ करते हैं, कैनबिस यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हैं, तो मैं भी करता हूँ। नंबर 2, अवेलेबिलिटी। मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट बन के आते हैं। मुझे लगता है हॉस्पिटल के कैफ़ेज़ में भी चाय कॉफ़ी कम मिलती है, ड्रग्स ज़्यादा मिलती है। ओह माय गॉड। फिर नंबर 3, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, और सुरूर की जो एक्सेप्टेड फॉर्म्स हैं वो नहीं है। म्यूज़िक नहीं है, स्विमिंग नहीं है, गेम्स नहीं है, तो फिर सुरूर के लिए यही चीज़ बचती है। तो ये 2, 3, 4 मेन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं और इसकी वजह बन रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने पेरेंट्स की बात की। कुछ पेरेंट्स और असातिज़ा का ये ख्याल है कि ये सिर्फ शौक या अयाशी का मसला है, जबकि माहिरीन इसे दिमागी बीमारी या जहनी कैफियत का नतीजा समझते हैं। आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, 3 पहलू हैं। मैंने पहले ही आपको नशे की डेफिनेशन बता दी कि एक चीज़ जो सोशली हो रही है, महीने में 1 दफ़ा हो रही है, वो नशा नहीं है। इसी तरह मैं अक्सर अपने मरीज़ों को और अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी बताता हूँ कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो मुजरिम भी नहीं है और ये होटल भी नहीं है, वो पेशेंट्स हैं। उनको मरीज़ की तरह ट्रीट करना है कि एक चीज़ है जिससे उनका इख्तियार ख़त्म हो गया और अब उनके दिमाग के केमिकल्स उस पर ट्यून हो गए हैं, और एक इलाज के प्रोसेस के तहत वो इस नशे से बच सकते हैं, इस बीमारी को हम हरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हाल ही में नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि नौजवानों में नींद की कमी और बेचैनी की सबसे बड़ी वजह जो है स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल को कहा गया। क्या डिजिटल दुनिया का दबाव और बेसुकूनी भी नौजवानों के नशे की तरफ ले जाने की एक रीज़न है? जी बिल्कुल, ये 3 तरह से लिंक है। सबसे पहला लिंक तो ये है कि आप रील्स पे ट्यून हो गए हैं, आपके दिमाग की टेंशन कंसंट्रेशन लूज़ हो गई, आप फ़ौरन यूं ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। फिर ये चीज़ आती है कि फ़ोन से हर स्ट्रेसर आपके ऊपर बम्बार्ड हो रहा है। अब आप लोग भी शो होस्ट कर रहे हैं, आपको पता है जी रात को भी एक मैसेज आ गया तो आप जाग गए, ओहो सुबह ऐसे करना है, बहुत सारी चेंजेस का आपको सामना है। फिर जो सबसे अहम चीज़ है, मेरे पास अक्सर आजकल पठान बच्चियां मरीज़ के तौर पे आती हैं और मैं उनके घर वालों को समझाता हूं कि पहले जो पठानों की बच्चियां बहुत कंजर्वेटिव रहती थीं, उनको दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, तो वो अपनी दुनिया में खुश थीं। अभी मोबाइल ने, स्मार्टफोन्स ने आपको पूरी दुनिया का एक्सपोजर दे दिया है और दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है, ये डिफरेंस हर वक्त आपकी पाम पे है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो फिर एक सूडो सरूर के लिए, एक जाली खुशी के लिए और उस दुनिया में पहुंचने के लिए जो मोबाइल पे नज़र आ रही है, फिर आप ड्रग्स का सहारा लेते हैं। डॉक्टर साहब, नौजवान अक्सर ये हम सुनते हैं, ये बड़ा कहते हैं कि जनाब हम स्ट्रेस कम करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, नशा, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या फिर दोस्तों के साथ कभी कभार हम ये कर लेते हैं। तो क्या वाकई ये वजह होती है इन दलाइल को आप बतौर साइकेट्रिस्ट, क्या ओकेजनल इशू वाकई हार्मलेस होता है? क्या मसला क्या है इसके साथ? देखिए, एक तो गोरे ने ये जो आइस नाम की ड्रग बनाई थी वो पार्टी के लिए बनाई थी कि यार महीने में 1 दफ़ा पार्टी हो सकती है। पाकिस्तानी रोज़ वो इस्तेमाल करके उसका नशा कर रहे हैं जो बड़ा हेज़र्डस है। इसी तरह जो पुअर स्ट्रेस कोपिंग है, ये एक कॉज है जो हमसे ऊपर मिस हो गया था कि आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं बीइंग यंगस्टर, आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, टीचर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपने अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, आप वो कर नहीं पा रहे, तो फिर स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस कोपिंग के अच्छे तरीके क्या हैं? आप वालिदैन से बात करें, मेंटोर से बात करें, चैट जीपीटी से बात करें, किताब पढ़ें, उस मसले को प्रोसेस करने की कोशिश करें। और उसकी एक मैल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी क्या है? आप ड्रग्स की तरफ चले जाएं, सेल्फ हार्म की तरफ चले जाएं, एक्ट आउट की तरफ चले जाएं। सो वो बच्चों के लिए ईजी है और बड़े आराम से मिल रही है। वालिदैन के पास टाइम नहीं है, उनको अप्रोच करना मुश्किल है, नशा करना अनफॉर्चुनेटली आसान है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए कि हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ग्लैमराइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्टाइल के लिए, एक्स फैक्टर ऐड ऑन करने के लिए। इसके नफ्सियात के साथ क्या कनेक्शन है? सेकेंडली, हमें इसको किस तरह क्योर करना है इस चीज़ को? चलो बीमारी आ गई है, इस तरह की चीज़ आ गई आपके अंदर, आपकी सोच और आपकी लाइफस्टाइल में, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए, ह्यूमन माइंड काम करता है कंडीशनिंग पे, और इस कंडीशनिंग को आप लोग मीडिया पे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। कि एक इश्तिहार आया जिसमें बताया कि ये साबुन करने से ये हीरोइन का गोरा रंग निकल आएगा, तो सारी लड़कियां वो साबुन खरीद लेंगी। तो सिमिलरली फिर आप ग्लैमराइज कर रहे हैं सिगरेट को, वेप को, वैलो को, हैश को, कि इससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और आप बड़े कूल लगेंगे। तो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, और आप मीडिया के तवज्जुद से भी ये कहता हूँ कि आप लोग ग्लैमराइज करें पैसे कमाने को, ग्लैमराइज करें मेहनत करने को। अभी आप PSL का सेगमेंट कर रहे थे, ग्लैमराइज करें स्पोर्ट्स को, ग्लैमराइज करें म्यूजिक को। जब आप इन चीज़ों को ग्लैमराइज करेंगे तो बच्चों की कंडीशनिंग हो जाएगी कि सुरूर के लिए, मज़े के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। और हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी कोशिश करेंगे कि इस पर मज़ीद डिस्कशन करें और इसका जो इलाज है उसको देखने की कोशिश करें, और जो नौजवान हैं उसको इस बुरी लत से हम बचा सकें। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर रहे थे। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपको मालूम है, आज हमने अपने शो के इब्तिदाइया में एक बात की थी कि पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश स्टार नूर जमान, जिन्होंने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और कराची में होने वाली अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप की मेंस कैटेगरी फाइनल का इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला, और जहां नूर जमान ने मिस्र के खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से मात देकर चैम्पियनशिप का ताज अपने सर सजाया। तो नूर जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नूर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जीत की। कैसा लग रहा है आपको, क्या तासुरात हैं आपके? जी थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो अल्लाह लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि पाकिस्तान को दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट तो और कोई नहीं है। यही बस वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान को दोबारा से बना दिया काफ़ी अरसे बाद, तो जो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जी नूर जमान, अपनी स्ट्रगल के बारे में हमें कुछ बताइएगा। कितना टाइम आप प्रैक्टिस किया करते थे, कितनी स्ट्रगल आपने की? और इब्तिदा में हमने गेम में देखा कि आप 2 सेट हारे थे, देन सडनली आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया कि आखिर में आप जीत आपको नसीब हुई। जी बिल्कुल, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। मैंने काफ़ी मेहनत की हुई थी, 4 महीनों से मैं मेहनत कर रहा था इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि बस माइंड में मैंने यही डाला हुआ था कि पाकिस्तान में 35 ईयर्स बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है और इसको इंशाल्लाह जीतना है। तो बस उसके पीछे मैं काफ़ी मेहनत है मेरी। मैंने बहुत मेहनत की अपने कोचेस के साथ, और कल जैसे कि आपने कहा 2 सेट में हारा हुआ था। जी बिल्कुल, पहले 2 गेम में हार चुका था मैं, 2 लेवल डाउन था। उसके बाद बस माइंड में यही चीज़ आ रही थी कि नहीं, वो जो आपने 4 महीने जो मेहनत की है तो उसको आज शो करूँ, हार जीत को छोड़ूँ और बस फाइट करूँ आखिरी पॉइंट तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आखिरी पॉइंट तक फाइट की, अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी, वर्ल्ड चैंपियन बना दिए। अच्छा नूर, अपने अलावा किसको कामयाबी का क्रेडिट देना चाहेंगे? कोई स्पॉन्सर थे आपके साथ या हुकूमत ने ताउन किया? और अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में भी बताइएगा। नहीं, हुकूमत ने तो खैर अभी तक कुछ नहीं किया, और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने सपोर्ट की है। और मैं यही गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि अभी सपोर्ट करें, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट तो अभी नहीं है। मैंने पाकिस्तान को दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया, और फ्यूचर गोल मेरी यही है कि अभी इंशाल्लाह USA में जाऊंगा इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ, और टूर्नामेंट्स के लिए। तो फिर उधर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, तो इंशाल्लाह शिकागो में, तो इंशाल्लाह वो खेलने जाऊंगा। बहुत खूब नूर जमान, बहुत सारी विशेष हैं आपके लिए कि आप मजीद मेहनत करें और तरक्की करें, और साथ ही साथ हुकूमत से अपील भी है कि वो हमारे यंग टैलेंट को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। उनको जो मदद चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, उनको दीजिए, ताकि वो मजीद इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे माशरे की रूहानी बुनियादें जिन हस्तियों के फैज़ से मजबूत हुई वो हैं औलिया कराम और सूफिया उज़्ज़ाम। उनकी तालीमात ने ना सिर्फ दिलों को बतला बल्कि नफ़रतों को मोहब्बतों में ढाला। तारीख़ गवाह है कि बरे सग़ीर में इस्लाम के फ़रोग़ में सूफिया कराम का किरदार नाकाबिल फ़रामोश है।
दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और बेशुमार दीगर बुजुर्गान दीन ने अपने किरदार, हिल्म और मोहब्बत से लाखों दिलों को अल्लाह से जोड़ा। मगर अफसोस है कि आजकल कुछ इस तरह के हलके हैं जो इन हस्तियों को तज़हीक और बेअदबी को आलमी इख्तलाफ का लिबादा पहनाकर ना सिर्फ आम किया जा रहा है बल्कि नौजवान नस्ल को उलझन में डालने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसे ही वक्त में जब उम्मत मुसलमान पहले ही इंतशार का शिकार है, इसी में उनको उलझाने की कोशिश की जा रही है जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। सोसाइटी में ये मनफी रुझान क्यों परवान चढ़ रहा है और इसका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है, इन अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। फ़हद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। फ़हद साहब, हमें बताइएगा कि जिन लोगों की वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो सूफिया कराम हैं उनकी वजह से दीन इस्लाम इतना फैला, उनकी ज़ात को, उनकी तालीमात को क्यों इस कदर तनकीद का आजकल निशाना बनाया जा रहा है, ये मसला क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आगाज़ में मैं शेख अजमेर के वो कॉल आपके सामने रखना चाहूँगा। सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वह रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है, जब बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है, बहुत दफ़ा अपनी ज़ात अपने नफ्स को राज़ी कर रहा होता है। इस हज़्म के साथ कि हमारा बोलना और सुनना परवरदिगार की रज़ा के लिए हो, हमारे नफ्स की रज़ा के लिए ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप कर रहे हैं। कायद आज़म ने एक जगह फरमाया था, मशहूर उनका कॉल है, कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान उस दिन बन गया था जिस दिन पहला नॉन मुस्लिम हल्का बगोश इस्लाम हुआ था। तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो एक कन्वर्जन के ऊपर है। यहाँ के लोकल्स कन्वर्ट हुए हैं, बल्कि रिवर्ट हुए हैं। और वो रिवर्ट किसने किए हैं? वो रिवर्ट इन औलिया कामिलीन ने किए हैं। बेशक। तो अगर आप इन औलिया अल्लाह को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो आप द वेरी बेसिस ऑफ इस्लाम इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, आप उसको डाइल्यूट करना शुरू कर देंगे, आप अपनी बुनियाद को खोदना शुरू कर देंगे। तो बहुत से लोग हैं, यूट्यूब स्कॉलर्स, गूगल स्कॉलर्स, लाउड माउथ्स, आवाज़ें ऊंची करके बातें करते हैं, लेकिन सारा धंधा ये है कि व्यूज़ मिले, हमें फेम मिले, हमें प्रोमिनेंस मिले एट द एक्सपेंस ऑफ द उम्मा। वो उम्मा को जब आप उन्हें काउंटर करें तो फिर वो जनाब ज़ातियात पर ज़ातियात पे भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं उज़ैर, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मेरे दिल के बड़ा करीब इशू है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा साहब सुल्तानुल हिंद हैं। ख्वाजा साहब ने जिस तरीके के साथ इस्लाम को फैलाया है वो अपनी मिसाल आप है। दुनिया उनको एक्नॉलेज करती है, दुनिया भर के अंदर। एक लाउड माउथ उठता है और वो कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह ख्वाजा साहब और ये सूफिया अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे। इस तरह की उन्होंने बातें नाउज़ुबिल्लाह की और किताबों के नाउज़ुबिल्लाह हवाले भी देने शुरू किए। आपके इस प्लेटफॉर्म से, सुनो के प्लेटफॉर्म से, हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी दिया और ये बताया कि अगर कोई भी वली और फॉर दैट मैटर ख्वाजा साहब अपने नाम का कलमा पढ़ाते तो इस कलमे का कोई अमली तवातर तो होता। उनके स्टूडेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो भी पढ़ते, बाबा फरीदुद्दीन वो भी पढ़ते, नाउज़ुबिल्लाह अलाउद्दीन साबिर पिया, उनके स्टूडेंट निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो ये चिश्तियों की तो लंबी लाइन है। ये कलमा फिर इसकी तो प्रैक्टिस आम होनी चाहिए थी, मगर एक एग्जाम्पल हमें ऐसी अमली तवातर के लेवल पे नहीं मिलती कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ा हो या फैलाया हो। तो अमली तवातर तो नाउज़ुबिल्लाह है ही नहीं, 0/0। फिर हमने ये भी कहा कि भाई आप जिन किताबों का हवाला देते हैं, दुनिया में कुरान के अलावा कोई किताब ऐसी नहीं है, कुरान के अलावा देयर इज नो अदर बुक जो एज इट इज वैसे एग्जिस्ट करती हो। सिर्फ कुरान है एक किताब, और वो कुरान मोजिज़ा है रब्बुल इज़्ज़त का, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया। बाकी किताबें भी अल्लाह की थी, इंजील, तौरात, ये अल्लाह की किताबें थी। मगर आज इंजील के अंदर अगर इंजील में क्रिश्चियंस का ये अकीदा हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह हम इंजील पढ़ के हज़रत ईसा को टारगेट करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह आपका ये अकीदा है। हम तो तब ये कहेंगे ना कि इंजील में तब्दीली वाक़या हो गई, फैब्रिकेशन हो गई। तो किताबों में फैब्रिकेशंस भी होती हैं। तो हमने ये भी कहा इनको कि भाई तसव्वुफ की किताबें कोई अल्लाह की इल्हामी किताबें तो हैं नहीं, 1000 साल पुरानी, 800 साल पुरानी किताबें हैं, उनके अंदर बहुत सी फैब्रिकेशंस, चेंजेस, लोगों ने हाथों से लिखी, नुस्खे क्या से क्या हो गए। लेकिन उज़ैर एंड जन्नत, समथिंग वेरी स्ट्रेंज इज क्रॉप्ड अप। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं पहली दफ़ा ये बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से ये पाकिस्तान के अंदर हो रही है। ये हश्त बहिश्त को, ये 8 किताबों का जो मजमुआ है, इसकी इबारत पेश करते थे।
हम पहले कहते थे इन किताबों के अंदर फैब्रिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन जो नई रिसर्च हम तक पहुंची है, जो पहले मेरे तक तो नहीं थी और अल्लाह ने मदद की, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पूरी किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ऊपर छापी हुई है। और एक बात याद रखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना अहलुल हदीस है, ना अहले तशीह है, कोई मकतबा वो एक एकेडमिक इदारा है। और जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोई किताब छापती है तो उसके पीछे स्कॉलर्स का एक पूरा बोर्ड होता है जो उसको अप्रूव करता है। दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक यूनिवर्सिटी प्रेस आज तक। और जब वो कोई तहकीक छापता है तो उसके पीछे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खड़ी है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक दफा दोबारा बुक दिखा दीजिएगा ताकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये किताब है, 1989 में छपी है, जब हमारे लाउड माउथ गूगल स्कॉलर, शायद मेरा ख्याल है, आई डोंट नो 89 में कहाँ पे होंगे, द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। ये प्रोफेसर हैं PM करे, PM करे की ये किताब। और PM करे की किताब का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर वो फरमाते हैं कि ये जो किताबें हश्त बहिश्त की जो किताबें जहां से ये अपने आर्गुमेंट को लेके आते हैं, वो ये फरमाते हैं बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस शो दैट दीज वर्क्स आर फैब्रिकेशंस। ये किताबें इन हस्तियों की है ही नहीं, दीज बुक्स आर नॉट देयर्स। यानी अनीसुल अरवा, दलीलुल आरिफीन, फवाइदुल सालिकीन, राहतुल कलूब, ये फवाइदुल सालिकीन को कोट करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के PM कारी प्रोफेसर अपनी रिसर्च के बाद ये फरमा रहे हैं ये किताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के मलफूजात जो कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के साथ कनेक्टेड, ये किताबें उनकी हैं ही नहीं। अब अगर आप इसके बाद भी अच्छा, इसके बाद मैं एक और हवाला भी आपको दे दूं, ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। इसके प्रोफेसर थे प्रोफेसर अतर अब्बास रिजवी, ये इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर थे। इन्होंने ये फरमाया, और मैं ये पढ़ना चाहूँगा, द सुपीरियस मलफूजात ऑफ द ग्रेट इंडियन चिश्तीज वर एम्ब्रॉयडर्ड बाय एनोनिमस ऑथर्स। ये गुमनाम लिखारी थे जिनके नामों के ऊपर ये किताबें छप गईं, ये गुमनाम थे, वी डोंट नो। और वो कह रहे हैं अनीसुल अरवा, दलीलुल आरिफीन, फवाइदुल सालिकीन, असरारुल औलिया, राहतुल कलूब, अफजलुल फवाइद, मिफ्ताहुल आशिकीन, ये सारी किताबें फैब्रिकेशंस हैं। They cannot be quoted when you are targeting औलिया अल्लाह। और उनसे एसोसिएट नहीं कर सकते आप एसोसिएट कर ही नहीं सकते। You cannot do that at all। अच्छा, एक और बात जो कि इससे भी पहले है, निजामुद्दीन औलिया की किताब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी और ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा जो किताब निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात थे, फवाइदुल फवाद, वो ऑथेंटिक है। और जो उनके स्टूडेंट हैं शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, उनकी किताब थी खैरुल मजालिस, ये दोनों किताबें ऑथेंटिक हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक ये कहती है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि हजरत आपने किताब लिखी है, तो आपकी किताब किधर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा मैंने तो कोई किताब लिखी नहीं है, आई हैव नॉट ऑथर्ड अ सिंगल बुक। और जो फवाइदुल फवाद है, ये तो मेरा स्टूडेंट है जो कंपाइल कर रहा है, मैं तो खुद अभी तक मैंने कोई किताब नहीं लिखी। यानी उस दौर में फैब्रिकेशंस का ये आलम था कि एक सूफी जो जिंदा होता था उसके नाम पे लोग झूठी किताबें छाप देते थे। तो मुर्दा के नाम पे कितनी झूठी किताबें छपती होंगी, अंदाजा ही नहीं लगा सकते। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जो कि निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अकबर थे और खलीफा थे, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के पास एक स्टूडेंट आया और उसने कहा कि सर ये जो किताबें हैं अनीसुल अरवा, दलाइलुल आरिफीन, ये जो सारी किताबें, फवाइदुल सालिकीन, ये जो सारी किताबें हैं, क्या ये आपके बुजुर्गों की किताबें हैं? शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली खैरुल मजालिस के अंदर ये फरमाते हैं कि ये सारी किताबें, इनका कोई जिक्र मेरे शेख निजामुद्दीन औलिया ने कभी किया ही नहीं था। और अगर ये किताबें होती तो शेख निजामुद्दीन औलिया में ऑर्डर करते कि इन किताबों को प्रिजर्व करो। सही। हमारे बुजुर्गों ने इंक्लूडिंग ख्वाजा उस्मान हारबनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, इनका कोई मलफूजात एग्जिस्ट ही नहीं करता। काज़मी साहब, बड़े बेहतरीन अंदाज में है, आपने एविडेंस के साथ, एलिबाई के साथ अपना आर्गुमेंट, अपनी बात प्रूफ किया है। ये बात उन लोगों के लिए बेहतरीन है कि अगर आपका कोई आर्गुमेंट है तो आपने लाउड माउथ से किसी की
पर्सनालिटी को टारगेट मत करें, बल्कि प्रूफ के साथ बात करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान में 64% हमारी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, जब वो इस तरह के मुतनाज़े बयानात सोशल मीडिया पे सुनते हैं, देखते हैं, क्या असर पड़ता है उनके मेंटल स्टेटस पे और उनके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे कितना बुरा असर पड़ता है? खास तौर पे फाद साहब ये भी एक सवाल साथ ऐड कर दीजिएगा कि औलिया अल्लाह के साथ बहुत सी करामात जो हैं वो वाबस्ता हैं, उन पर भी बड़ी तनकीद की जाती है। देखें, अब ये दो मुख्तलिफ सवालात हैं। एक बात ये है कि करामत एज अ मिरेकल, ये अगर कोई करामत को एज एन इंस्टीट्यूशन इनकार करता है, वो कुरान का इनकार करता है। मोजिज़ात नबियों से मंसूब होते हैं, उनका भी इकरार फ़र्ज है। औलिया से करामात का सदूर होता है, कुरान इसके ऊपर दलालत करता है। वो साहब कहफ की बात हो, वासिफ बिन बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वजीर थे, उनकी करामात कुरान के अंदर रिकॉर्डेड है। तो करामात का इकरार एज एन इंस्टीट्यूशन आपको करना पड़ेगा। नंबर 2, हाँ, ये बात हो सकती है कि बहुत सी करामात अपनी ऑथेंटिसिटी ना रखती हों, जिस तरह लोगों ने झूठ घड़े। क्या हदीस के लिटरेचर के अंदर मौजूआत नहीं घड़ी गई? क्या वहां पर फैब्रिकेशंस नहीं है? क्या वहां पर किस्से कहानियां नहीं थे? बिल्कुल ये है। फाद साहब बहुत माजरत, कता कलामी की वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बड़ी आपने सहरासल गुफ्तगू की है। और जो कोई इस्लाह करना चाहे उसके लिए ये आर्गूमेंट काफ़ी है, लेकिन शर्त यह कि वो अपनी इस्लाह करना चाहे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।